हेलो एग्री स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आज आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA के लिए। जो आपका सेट पेपर चल रहा था या सेट चल रहा था फसल विज्ञान का, उसका चौथा पार्ट। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी AGTA कृषि प्रावैधिक कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। अभी जो है आपको जो सेशन करवा रहे हैं वो फसल विज्ञान की करवा रहे हैं। ठीक है, जिसका आज सेट 4 करवा रहे हैं। ठीक है, अभी जो है पहले सारे क्वेश्चन किसके करवाएंगे, आपके फसल विज्ञान के, जिसमें लगभग आपको 1000 एबव या फिर कहें आपके 1500-1600 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, वो भी आपके इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ठीक है, तो अभी तक अगर कि आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विजन एग्री अकेडमी को, तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपकी बढ़िया से क्लास होने वाली है। MCQs बेस्ड, साथ में साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, आज जो है आपको MCQs क्लास मिलने वाली है। सुबह 7 बजे लाइव हो जाएगी, फिर उसके बाद 8 बजे एक क्लास और लाइव होगी, जो कि आपकी मृदा विज्ञान या फिर कह सकते हैं आपका गेहूं की खेती। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए। अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आपके जो है पहले क्वेश्चन से, फसल विज्ञान या फसल उत्पादन या फिर कहें आपके शस्य विज्ञान से। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, मटर की पत्ती रहित किस्म कौन सी है। T63, बोनविला, अपर्णा या L116। जल्दी से आंसर कीजिए, A, B, C या फिर D। सामने लिखा हुआ है कि आपकी जो मटर की ये कह सकते हैं कि जो पत्ती रहित किस्म है वो कौन सी है आपकी। जल्दी से आंसर कीजिए, A, B, C या फिर D। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका अपर्णा। अपर्णा जो है पत्ती रहित किस्म है, किसकी, आपकी मटर की। ठीक है, लेकिन अन्य किस्मों की बात करें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो एक किस्म है आपकी कौन सी, अर्केल। अर्केल, ठीक, सॉरी, अर्केल जो किस्म है, ठीक है, इसका जो बीज होता है कैसा होता है, दरांती के आकार का। किसका होता है, दरांती के आकार या हसियाकार होता है, सिकल शेप होता है। सिकल शेप पूछा जाएगा कि सिकल शेप बीज किसका होता है, सिकल शेप या फिर कहें दरांती के आकार का बीज किस किस्म या किस फसल की किस्म का होता है, तो आपकी मटर की अर्केल किस्म जो होती है उसके दरांती के आकार के जो है क्या होते हैं, बीज। अन्य किस्मों की बात करें तो अन्य किस्मों में आपकी रचना आ जाती है, ठीक, PK3 आ जाती है। ठीक, ये आपकी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्म है, किसकी, आपकी मटर की। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवाएं शुरू की गई थी। 1 जनवरी 1952 को, 2 अक्टूबर 1953 को, 2 अक्टूबर 1952 को या 1 जनवरी 1953 को। जल्दी से आंसर कीजिए, A, B, C या फिर D। कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए अपना आंसर कि किस वर्ष में राष्ट्रीय सेवा या फिर कहें विस्तार सेवा शुरू हुई थी। इसे हम नॉर्मली किसके नाम से जानते हैं, NES या फिर कहें नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। क्या कहते हैं, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक, जो आपका NES है, ठीक है, एक इसकी शुरुआत जो हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी। कब शुरू हुआ था, 2 अक्टूबर 1953 को। क्यों शुरू किया गया था, यहाँ पर आंसर तो आपका क्या हो जाए, 2 अक्टूबर 1953 हो जाता है। यह जो है आपका जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था या फिर कहें सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसकी सफलता को देखते हुए अधिक स्टाफ की ज़रूरत थी गवर्नमेंट को, या फिर कहें सरकार को अधिक जो है स्टाफ चाहिए था। इस वजह से उनने जो है कुशल कार्य, ये कह सकते हैं कुशल लोगों के लिए जो है एक
परियोजना फिर कहें योजना शुरू की, जिसे हम जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के नाम से जानते हैं। ये 2 अक्टूबर 1953 में शुरू हुई थी। और जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो आपका 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। ठीक है, साथ में साथ जो आपकी राष्ट्रीय विस्तार सेवा में एक ब्लॉक के अंदर 100 गांव या फिर 60,000 से 70,000 क्या होते थे, जनसंख्या वाले गांव होते थे। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। लूपिंग किस फसल से संबंधित है? केला से, बाजरा से, ज्वार से या लूसर्न से? आंसर कर दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका लूपिंग होता है, ठीक है, लूपिंग टर्म किस फसल से संबंधित है? आंसर कीजिए ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो लूपिंग नॉर्मली हमारा किससे संबंधित है बच्चों? हमारा लूसर्न से संबंधित है। लूसर्न जो है आपकी, जिसे ये कह सकते हैं चारे फसलों की राजा कहा जाता है। लूसर्न को क्या कहा जाता है? चारे वाली फसलों का राजा। ठीक, चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है भैया किसको? लूसर्न को। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा साइंटिफिक नेम क्या होता है? मेडिकागो सेटाइवा। ठीक, चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। ये जो लूसर्न है किस परिवार से? आपका जो है लेग्यूमिनेसी परिवार से। किस परिवार से है? लेग्यूमिनेसी परिवार से है। ठीक है, लूपिंग क्या कहलाता है पहले इसे समझ लेते हैं। लूपिंग नॉर्मली आपका क्या होता है? आपकी फसल को काटना। ठीक है, या फिर कहें टॉप पोर्शन को या ऊपरी भाग को काटना आपका क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है। लूसर्न में आपके ऊपरी हिस्से को काटना क्या है? रिसे जो है रिचका के नाम से भी जाना जाता है। तो लूसर्न या रिचका में आपका ऊपरी पार्ट को हटाना या काटना आपका क्या कहलाता है? लूपिंग कहलाता है। जो लूपिंग टर्म जो है आपकी किससे एसोसिएटेड है? आपकी लूसर्न से एसोसिएटेड है। किससे संबंधित है? आपकी लूसर्न से संबंधित है। ठीक है, आगे जब हम आपको चारे वाली फसल पढ़ाएंगे उसमें आपको लूसर्न, बरसीम सब कुछ पढ़ाने वाले। बात करें चारे वाली फसलों की रानी की, चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है? आंसर कीजिए। फसलों की रानी जो है वो आपकी कौन है? बरसीम है। कौन है भैया? बरसीम है। ठीक है, अब आगे टर्मिनोलॉजी की बात करें, वे तो हो गया आपका लूसर्न के बारे में। केला से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी, एक तो आपका देखो प्रॉपिंग है। क्या है भैया? प्रॉपिंग। इसे हिंदी में भी हम क्या लिखते हैं? प्रॉपिंग लिखते हैं। दूसरी टर्म कौन सी है आपकी? डी सकरिंग है। क्या है? डी सकरिंग होता है। ठीक, डी सकरिंग, सॉरी, डी सकरिंग होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, एक डी सकरिंग होता है, एक होता है आपका ब्रैपिंग। क्या होता है भैया? ब्रैपिंग होता है एक। ठीक, एक टर्म जो है केले से संबंध है आपकी जो है कौन सी? डी नेवलिंग। डी नेवलिंग। ठीक, डी नेवलिंग। ठीक, तो ये जो है 4 से 5 टर्म जो है किससे संबंधित है? आपकी केले से संबंधित। किससे संबंधित है? आपकी केले से। ठीक, तो यहाँ पर समझते हैं एक एक टर्म को कि केले में जो टर्म प्रॉपिंग है इसका क्या अर्थ होता है। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं अपन। केले की जब जो टर्म होती है प्रॉपिंग, केले को सहारा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? प्रॉपिंग कहलाती है। डी सकरिंग जो आपकी अनावश्यक सकर्स क्या कहलाते हैं? आपके जो अंतःभूस्तारी होते हैं। अंतःभूस्तारी जो आपके ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सतह या फिर तनेस के नीचे निकलते हैं पृथ्वी सतह से। ठीक है, तो डी सकरिंग क्या कहलाता है? अनावश्यक सकरों को या फिर सकर्स को हटाना, डी सकरिंग। ब्रैपिंग क्या कहलाता है? कि जब आपका जो है
आपका फल या फिर पकने लगे तो उसको पत्तों से या फिर कहें पॉलीथिन से ढकना, जैसे पपीते में करते हैं ना कि आपको पॉलीथिन से ढक देते हैं, उसे हम रैपिंग कहते हैं। और डीनेबलिंग क्या कहलाता है, मादा चरण पूर्ण या फिर कहें आपका पॉलिनेशन होने के बाद जो है मेल पार्ट या नर भाग को हटा देना क्या कहलाता है, डीनेबलिंग कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं आपकी अगली टर्म से आपकी निकिंग। ठीक, अगली टर्म कौन सी है आपकी, निकिंग, जो कि किससे संबंधित है, आपकी बाजरा से संबंधित है। सॉरी, बाजरा से आपकी जर्किंग संबंध है, ज्वार से निकिंग। बाजरा से कौन सी टर्म संबंधित है आपकी, जर्किंग। जर्किंग किसमें की जाती है आपकी, बाजरा के अंदर की जाती है। निकिंग किसके अंदर की जाती है, आपका जो है ज्वार के अंदर की जाती है। निकिंग आपकी, जर्किंग बाजरा से संबंधित है और निकिंग किससे संबंधित है, आपकी ज्वार से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या है आपका जो है यूनिफॉर्म या फिर कहें पहले जो बाजरा होता है, जर्किंग क्या होता है, पहले टिलर या फिर कहें जो पहला टिलर निकल रहा है उसको हटाने की प्रक्रिया आपकी जर्किंग कहलाती है। और आपका निकिंग क्या कहलाता है, जब आपके जो है मेल व फीमेल फ्लावर साथ साथ आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निकिंग कहते हैं। और लूसन से लूपिंग हमने पढ़ ही लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है, केला से, बाजरा से, ज्वार से या धान से। ब्यूसनिंग अगर ही कल आपने सेशन देखा होगा धान की खेती, आज सुबह ही लाइव हुआ था। ठीक है, तो सुबह 7 बजे अगर ये आपने धान की खेती देखा होगा तो उसमें आपने टर्म पढ़ी होगी एक ब्यूसनिंग। ब्यूसनिंग क्या होता है कि आड़ी तिरछी जुताई करना। जब आपकी फसल एक ऐसे उगने से पहले या कुछ सेंटीमीटर बड़ी होती है तो उस समय खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आपकी क्रॉस जुताई या क्रॉस प्लाउइंग करना या आड़ी तिरछी जुताई करना क्या कहलाता है, ब्यूसनिंग कहलाता है। या किससे संबंधित है, आपका धान से संबंधित है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन डी, धान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 लिखा हुआ है, बासमती चावल का परीक्षण भार क्या होता है। ए आपका 20 ग्राम, बी 21 ग्राम, सी 24 ग्राम, डी आपका 25 ग्राम। जल्दी से आंसर कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। जो आपका बासमती चावल होता है उसका जो परीक्षण भार होता है या टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। कितने ग्राम जो है परीक्षण वजन होता है आपका बासमती धान का। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो सही आंसर तो आपका हो जाता है क्या, आपका 21 ग्राम। जो बासमती धान का आपका क्या होता है परीक्षण वजन होता है वो कितना होता है आपका 21 ग्राम। आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 21 ग्राम हो जाता है। ठीक, अब बात करें बासमती चावल की, और सामान्य चावल का जो परीक्षण भार होता है वो कितना होता है। सामान्य चावल का जो परीक्षण भार होता है वो कितना होता है 25 ग्राम। ठीक है, चावल का सामान्य, बासमती का तो आपका जो है सामान्य चावल का जो है क्या होता है आपका 25 ग्राम होता है। ठीक है, और बासमती चावल का क्या होता है 21 ग्राम। आपका जो परीक्षण भार होता है ये क्या होता है, नॉर्मली आपके जो बीज होते हैं, ठीक है, 1000 बीजों का भार। ठीक, 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है आपका परीक्षण भार कहलाता है। आपने 1000 बीज लिए, उनको मापा या तौल की, तो उनका जो भी वजन निकलेगा, जो भी भार निकलेगा वो क्या कहलाएगा आपका परीक्षण वजन निकलेगा। सॉरी, क्या निकला कहलाएगा परीक्षण वजन। ठीक, चावल का कितना होता है सामान्य का 25 ग्राम और बासमती चावल का कितना होता है आपका 21 ग्राम होता है। ठीक है, बात करें गेहूं की, देखो चावल पढ़ रहे हैं तो धान फसल गेहूं की भी बात कर लेते हैं। गेहूं का परीक्षण वजन कितना होता है आपका, गेहूं का होता है आपका 40 ग्राम। कितना होता है भैया, 40 ग्राम जो है आपका गेहूं का परीक्षण वजन होता है। ठीक, आगे बात करें आपका जो है पी का या फिर कहें मटर का, मटर का परीक्षण वजन कितना होता है आपका जो है 100 ग्राम होता है। कितना होता है 100 ग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है 100 ग्राम होता है मटर का परीक्षण भार। ठीक, कपास की बात करें तो कपास का जो परीक्षण भार होता है वो कितना होता है बच्चों आपका 72 या फिर कहें 72 ग्राम
अरहर का जो परीक्षण वजन होता है वो भी आपका कितना होता है, 72 ग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, कपास की पानी की आवश्यकता क्या है मिमी में, कितना mm में जो है कपास की पानी की आवश्यकता कितनी होती है। कपास की पानी की आवश्यकता क्या है mm में, 200 मिमी, 800 मिमी, 600 मिमी या 700 मिमी। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। नॉर्मली बात करें आपके कॉटन की या फिर कहें कपास की, तो इसके लिए आपका जो पानी चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, 550 mm से 650 mm। कितना चाहिए बच्चों, 550 mm से 650 mm। ये किसकी आवश्यकता होती है, आपकी कॉटन की पानी की आवश्यकता है, कपास की पानी की आवश्यकता। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका, 600 मिमी। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर, 600 mm। ठीक, कितना आंसर हो जाएगा, 600 mm। अन्य फसलों की बात करें तो जैसे आपका गेहूं है, ठीक, गेहूं में पानी की आवश्यकता कितनी होती है, गेहूं में भी आपका लगभग कपास के बराबर होता है, 550 से 650 mm। कितना, 550 से 650 mm। बात करें चावल के लिए, चावल के लिए पानी कितना चाहिए आपका, 1250 mm। कितना चाहिए, 1250 mm। गन्ना के लिए कितना पानी चाहिए आपका, 2000 mm। गन्ना के लिए कितना चाहिए आपका, 2000 mm जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है गन्ना की। बात करें आपके जो है मूंगफली की, ठीक है, मूंगफली के लिए कितना पानी चाहिए होता है आपका, मूंगफली के लिए जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है आपका 550 mm। ठीक है, 550 mm जो है पानी की आवश्यकता होती है, किसके लिए आपका, मूंगफली के लिए। किसके लिए, मूंगफली के लिए। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री अकेडमी। अगला प्रश्न है, सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जेथरो टुल को, पीटर डिक्रेसेंजी को, डी कंडोल को या निकोलस को। आंसर कीजिए ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर यहाँ पर, जो आपका ये कह सकते हैं सस्य विज्ञान के जनक हैं वो कौन कहलाते हैं, ए बी सी या फिर डी। क्या होगा सही उत्तर। बात करें सस्य विज्ञान के जनक की तो वो आपको सभी को पता है, कौन है भैया, पीटर डिक्रेसेंजी। पीटर डिक्रेसेंजी को सस्य विज्ञान का जनक कहा जाता है। जेथरो टुल किसके जनक हैं आपके, टिलेज के या फिर कहें भू परिष्करण के, और साथ में साथ किसके, आपके वीड साइंस या खरपतवार विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, कौन, आपके जेथरो टुल। बात करें सस्य विज्ञान की तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर फसल उत्पादन के सिद्धांत, उनके प्रबंधन एवं जो एक कह सकते हैं जल मिट्टी व आपके जो संसाधन है उनका प्रबंधन व उनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है सस्य विज्ञान के अंदर। यह जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द जो है एग्रो प्लस नोमोस से मिलकर बना है। क्या आपका एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान, ठीक है। तो एग्रो और नोमोस से मिलकर बना है। एग्रो मीन्स होता है क्षेत्र, नोमोज मीन्स होता है प्रबंधन या फिर कह सकते हैं क्षेत्र का प्रबंधन आपका कहलाएगा एग्रोनॉमी। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीटर डिक्रेसेंजी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है आपका, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए मूंगफली, बी मक्का, सी अलसी या फिर कहें डी धान। कौन सी फसल जो है आपकी क्या नहीं है, आपकी खरीफ की फसल नहीं है। तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि भैया मूंगफली कहाँ पर कब उगाई जाती है, आपकी खरीफ में उगाई जाती है। ठीक है, आपका मक्का कब उगाई जाती है, खरीफ में उगाई जाती है। मेन सीजन मक्का का खरीफ है, लेकिन बिहार में रबी में उगाई जाती है। अलसी की बात करें तो ये रबी में उगाई जाती है, और आपका जो है धान जो है ये भी आपकी खरीफ की मुख्य फसल है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, अलसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, अलसी। आगे बात करते हैं बच्चों खरीफ व रबी की फसलों की। ये नॉर्मली आपका फसलों की वर्गीकरण से क्वेश्चन है। तो खरीफ ऋतु की बात करें
तो खरीफ ऋतु वह ऋतु है जिसमें आपका जून जुलाई में तो बुआई की जाती है और कटाई कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर में। इन फसलों को वृद्धि के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और जब इनमें जो फ्लावर आते हैं, फूल आते हैं, तो छोटे दिन की अवधि चाहिए होती है। ये कह सकते हैं खरीफ ऋतु की फसलें कैसी होती हैं, आपकी शॉर्ट डे होती हैं। ठीक, तो खरीफ ऋतु की फसलों में आपकी उड़द आ जाता है, ठीक, मूंग आ जाता है, ठीक, आपका मूंगफली आ जाता है, ठीक, आपका जो है मक्का आ जाता है, कपास आ जाता है, ठीक, कपास हो गया आपका, धान आ जाता है, ठीक, सोयाबीन आ जाता है, सोयाबीन, ठीक, अरहर आ जाता है, अरहर, तिल आ जाता है, ठीक। ये क्या है, आपकी प्रमुख फसलें हैं आपकी किसकी, आपकी खरीफ सीजन की। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से कि खरीफ सीजन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। आगे बात करते हैं बच्चों रबी सीजन की फसलों की कि भैया रबी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। रबी की बात करें तो यहाँ पर खरीफ ऋतु में और भी फसलें आती हैं, जैसे आपका ज्वार हो गया, ठीक, बाजरा हो गया, ये भी आपकी कैसी हैं, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, ठीक। रबी की बात करें तो रबी में देखो एक तो आपकी मुख्य फसल गेहूं है, ठीक, और आपका जो है चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गई, ठीक, सरसों हो गई, ठीक, आपकी अलसी हो गई। एक किस ऋतु की फसलें आपकी, रबी ऋतु की। आपका गन्ना हो गया, गन्ना भी आपका जो है रबी सीजन की क्रॉप है। अगली बात करें जायद की फसलों की तो जायद में आपके आ जाते हैं उर्द मूंग। बेसिकली इनका मेन सीजन आपका जो है क्या है, खरीफ है, लेकिन उर्द मूंग जो है आजकल आपका जो है जायद में उगाया जाना है, क्योंकि ये जो है कम अवधि की फसलें हैं, इसलिए इन्हें जायद में ज़्यादातर लिया जाता है। साथ में आपका जो है कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, कुकुरबिटेसी कुल के पौधे, जैसे आपका खीरा हो गया, करेला हो गया, आपका तरबूज खरबूज हो गया, ये नॉर्मली किस में आ जाती हैं, आपकी जायद ऋतु में आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ के लिए है। अंतरसस्सीय क्रियाओं का मतलब कहें कि इंटरकल्टिव से। इंटरकल्टिव मतलब कि बीच में जो निराई गुड़ाई करते हैं, किस लिए करते हैं, खरपतवारों के नियंत्रण के लिए ना। तो जो आपके बीच में निराई गुड़ाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरसस्सीय क्रियाएं कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है खुरदरा करना, विरलन, खरपतवार नष्ट करना, अनुकूलतम पौधा अनुरक्षण। तो नॉर्मली हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, आपका खरपतवार नष्ट करना। ठीक है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, अंतरसस्सीय क्रियाएं करते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है गन्ना आलू की सह फसल प्रणाली जो है शरदकालीन ऋतु की, जायद ऋतु की, बसंतकालीन ऋतु की, या फिर कहें वर्षाकालीन ऋतु की। बेसिकली जो आपका आलू होता है किस मौसम की फसल है, आपकी रबी मौसम की फसल है। कैसी फसल है, रबी मौसम। और दोनों ही आपकी कैसी हैं, आपकी नकदी फसलें हैं, सह फसल के रूप में उगाई जाती हैं। तो इसे नॉर्मली कह सकते हैं रबी मौसम है तो कौन सी, शरद ऋतु। जो आपकी रबी का सीजन होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। इसलिए जो आपकी गन्ना और आलू है कैसी फसलें आपकी, शरद ऋतु की जो है, या फिर कहें सह फसली प्रणाली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 है पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाता है सहफसली खेती, मिलवा खेती, अनुपद सस्यन, रिले सस्यन, या इनमें से कोई नहीं। देखो लिखा हुआ है कि आपकी पिछली फसल अभी कटी नहीं है, कटाई से पहले, मतलब कि आपकी पहली फसल आपकी रिप्रोडक्टिव या प्रजनन अवस्था पर पहुंच चुकी है, उसमें फूल आ चुके हैं, बीज बन चुका है, फल बन चुके हैं, कटाई के लिए तैयार है। तो उससे पहले हमने जो है दूसरी फसल बो दी। तो
तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका रिले सस्यन या फिर कह सकते हैं अनुपद सस्यन कहते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि हमारी पहली फसल जो है खेत में खड़ी हुई है, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, दूसरी फसल को बो दिया, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिले सस्यन या अनुपद सस्यन कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर अनुपद सस्यन, रिले सस्यन जो है सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, प्याज में तीखेपन का प्रमुख कारण है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, आइसोथायोसाइनेट या कैप्सेसिन। जो आपका कड़वाहट होती है, तीखापन होता है प्याज के अंदर, वो किसके कारण होता है। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो आपका प्याज के अंदर जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। और जो आपका डाई एलाइल डाइसल्फाइड है, इसके कारण लहसुन के अंदर, किसके अंदर भैया, लहसुन के अंदर क्या होता है, तीखापन होता है। किसके कारण, आपका डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। ठीक, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर में, बी आनंद में, सी कालीकट में और डी आपका नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर जो है आपका भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर। बात करें बच्चों सही आंसर की, तो आपका जो मसालों पर जो आपका ये कह सकते हैं अनुसंधान, भारतीय मसाला अनुसंधान या फिर कहें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो है, आई, इसे देखो आई आपका IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, IISR, सॉरी IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च या फिर कह सकते हैं आपका भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, अजमेर, आनंद, कालीकट या नई दिल्ली। तो नॉर्मली जो आपका अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, आपका कालीकट केरल के अंदर। कहाँ पर है भैया, कालीकट केरल के अंदर है। कहाँ पर है, कालीकट केरल के अंदर है। कहाँ पर है आपका, केरल के अंदर। कौन सा आपका, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है, केरल के अंदर है। ठीक, अन्य संस्थान की बात करें मसाले से संबंधित, एक है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, जो कि आपका अजमेर के अंदर है। यहाँ पे कहें आपका राष्ट्रीय बीज मसालों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। ठीक, एक कहाँ पर है आपका, अजमेर के, तब जी अजमेर के अंदर है बीज मसालों पर या फिर कहें सीड स्पाइसेस पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर, अजमेर के। आनंद की बात करें तो आनंद के अंदर आपका क्या है, अमूल डेयरी फेडरेशन है और आपका NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। उसके प्रथम अध्यक्ष जो NDDB है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कालीकट में आपको बता ही दिया कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर आपका ICAR है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, IARI है। पहले पूसा विहार हुआ करता था, अब कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली के अंदर IARI। आपका FCI भी का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर आपका, नई दिल्ली के अंदर है। साथ ही साथ आपका नाफेड व अपेडा, ठीक है, नाफेड, ठीक, नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, सॉरी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, जो ही आपकी नाफेड कहाँ पर है, नाफेड का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली के अंदर है। और अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा भी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली के अंदर है। तो याद रखिएगा प्रमुख संस्थान के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक,
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, लिखा हुआ है तिल के फाइलोडी रोग का वाहक कीट है। तिल के फाइलोडी कीट का वाहक कीट है माइकोप्लाज्मा, सफ़ेद मक्खी, लीफ माइनर या एफिड। जो आपका तिल का एक कह सकते हैं जो फाइलोडी रोग होता है उसका वाहक कीट कौन सा है, तो वो है बच्चों आपका कौन, आपका लीफ माइनर। वाहक की बात करें तो जो एक स्थान को रोग या फिर कहें आपका जो फाइलोडी रोग होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला है ना, तो वो कौन कहलाएगा, वाहक या संचरण करने वाला, तो वह कौन सा है, आपका लीफ माइनर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, चारे वाली फसलों की रानी किसे कहा जाता है। ये अभी अभी हम आपको बताए थे कि चारे वाली फसलों की रानी कौन है, आपका रिज्का, सॉरी हाँ रिज्का है, अभी आपको उल्टा बता दिए। राजा आपका बरसीम है, रानी आपकी रिज्का लूसन है, सॉरी आपको जो है गलती से बता दिया। रिज्का जो है आपका क्या होता है, आपकी रानी होती है और बरसीम क्या होता है, आपका राजा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH8 किस संस्थान ने विकसित की थी। IIPR कानपुर ने, SBI कोयम्बटूर ने, ICRISAT हैदराबाद ने या IGFRI झांसी के द्वारा। अरहर की प्रथम संकर किस्म ICPH8 किस संस्थान ने विकसित की, आपका IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर, आपका SBI शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ICRISAT इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद, IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। किसके द्वारा जो है अरहर की प्रथम किस्म जो है जारी की गई थी, तो वो जारी की गई थी आपकी IIPR कानपुर द्वारा। ठीक, जो पहली जो संकर किस्म थी अरहर की वो किसने जारी की थी, आपकी IIPR कानपुर द्वारा। इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा वेरीफाई करना है क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारे हिसाब से इसका जो है कानपुर नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है, ये आपका आंसर नहीं है, कानपुर यहाँ पर आंसर नहीं होगा। हमने पहले ही बताया था ICRISAT हैदराबाद, जो आपकी पहली अरहर की किस्म निकाली गई थी वो कहाँ पर निकाली गई थी, ICRISAT हैदराबाद में निकाली गई थी, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स से। अगला प्रश्न, सॉरी आंसर पहले ही आ गया, मक्के में जो सफ़ेद कलिका रोग का कारण है, आपका कौन, जिंक की कमी। जो मक्के में सफ़ेद कलिका या व्हाइट वर्ड रोग होता है वो किसके कारण होता है, आपका जिंक की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करने का स्थायी विधि है। पाश्चुरीकरण, कैनिंग, ब्लांचिंग या नमी को बाहर निकालना। तो नॉर्मली पाश्चुरीकरण आप करोगे या फिर कह सकते हैं आप उसको उबालोगे तो आपके कीट रोग कम हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो है आप भंडारित नहीं कर पाओगे। दूसरा है कैनिंग, कैनिंग मतलब कि डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी में भी आपके ज़्यादा देर संरक्षित रहेंगे। अगला है आपका ब्लांचिंग, फिर है नमी को बाहर निकालना। एक है कि यदि आप फलों को सुखा लेते हो तो लंबे समय तक क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है नमी को बाहर निकालना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, निम्न में से मार्मलेड तैयार किया जाता है। मार्मलेड तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, लीची, अमरूद, आम या संतरा। तो सबसे उपयुक्त फल क्या है, आपका संतरा है, किसके लिए, आपका मार्मलेड के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, गुलाब के फूल के पंखुड़ी का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन या एंथोसायनिन। जो आपके गुलाब की पंखुड़ियों का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, आपका एंथोसायनिन के कारण। गुलाब के फूल के पंखुड़ी का लाल रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, आपका एंथोसायनिन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से काउंस एक प्याज और लहसुन का घातक कीट है। कौन सा, आपका काउंस, किसका, कौन सा, यहाँ पर कौन सा है, कौन सा, एक प्याज, यहाँ पर क्या है, कौन सा, क्या है भैया, कौन सा। ठीक, कौन सा जो एक कीट जो है प्याज और लहसुन का घातक कीट है, मिलीबग, थ्रिप्स, बल्ब बेधक या फिर कहें इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका भैया थ्रिप्स। एक भयंकर या फिर कहें प्रमुख या घातक कीट है किसका, आपका प्याज व लहसुन का। अगला प्रश्न, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है। गुड़गांव में, फरीदाबाद, गाजियाबाद या कानपुर में। तो केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला की बात करें तो आपका कहाँ पर है, आपका फरीदाबाद के अंदर है। कहाँ पर है बच्चों,
फरीदाबाद के अंदर है आपका जो है केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला। ठीक, आगे बात करते हैं अगला रोग। अगला जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, टिक्का रोग लगता है कपास में, सरसों में, मूंगफली में, गन्ने में। ठीक है, तो फेमस रोग है टिक्का रोग किसका? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। किसके कारण जो है इसका रोग कारक क्या है, सारा का सारा कुछ आप बता दीजिए। ए, बी, सी आंसर कर दीजिए। मूंगफली में जो आपका टिक्का रोग लगता है वो किस कारण से लगता है? ठीक है, आपको बता भी दिया आंसर यहाँ पर कि आंसर क्या है आपका बच्चों, मूंगफली है। क्या है भैया? मूंगफली है। ठीक है, तो जो आपका टिक्का रोग होता है, ठीक है, किस में लगता है आपका? मूंगफली के अंदर लगता है। आंसर तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? मूंगफली होता है। ठीक है, अब इसमें जो है दो तरह से, एक तो आपका होता है, एक तो अर्ली लीफ स्पॉट, अर्ली लीफ स्पॉट, ठीक, जिसको हम जानते हैं सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। क्या कहते हैं? सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, अर्चिडिकोला। ठीक, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। ठीक, आपका जो अर्ली लीफ ब्लाइट है इससे भी टिक्का रोग लगता है, और आपका जो लेट लीफ ब्लाइट है, दोनों को मिलाकर लेट लीफ ब्लाइट, ठीक है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, जो अर्ली लीफ स्पॉट और आपका लेट लीफ स्पॉट जो है, ठीक है, दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आपका टिक्का रोग कहते हैं। और ये किसके कारण लगता है? सर्कोस्पोरा। यहाँ पर सर्कोस्पोरा में आपका सी है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम। क्या भैया? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम। ठीक, तो दोनों के कारण आपको टिक्का रोग होता है। यदि आपको ये नहीं मिलता, अर्ली लीफ स्पॉट नहीं मिलता, लेट लीफ स्पॉट नहीं मिलता, इसमें से एक को आपको आंसर करना पड़ेगा, या तो सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला या सर्कोस्पोरा पर्सोनेटम। यदि दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं तो आपको क्या लगाना होगा? अर्ली लीफ स्पॉट सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, गेहूं का ढीला कंडुआ रोग या फिर कहें लूज स्मट डिजीज। कौन सी डिजीज भैया? लूज स्मट, लूज मोशन नहीं भैया, लूज स्मट डिजीज जो होती है वो किस कारण से होती है? मिट्टी जनित रोग है, वायु जनित रोग है, या बीज जनित रोग है, या फिर कहें आपका उपरोक्त सभी। तो नॉर्मली जो आपका ढीला कंडुआ है एक तरह से कवक जनित रोग होता है, कवक से होने वाला रोग होता है, और एक ऐसा है आपका बीज जनित। इसके जो है रोकथाम के लिए बीज उपचार की क्या की जाती है? सिफारिश की जाती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर कवकनाशी है? किसका प्रयोग सल्फर कवकनाशी के रूप में प्रयोग है? थेरम का, कैप्टाफॉल, जिरम या जिनेब। तो नॉर्मली आपका कौन सा जो है आपका सल्फर कवक? कैप्टाफॉन कैसा है आपका? सल्फर कवकनाशी है। ठीक, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे बात करते हैं थोड़े से जो कुछ इन्फॉर्मेशन है। डेली संडे या फिर कहें रविवार को एक फ्री सेशन चल रहा है आपका, जो है हमारी ब्रांच पर, जो कि रिसाला मंदिर के पास है। जो है हर रविवार को आपको एक सेट पेपर लगवाया जा रहा है AGTA के जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग। यदि आप इंटरेस्ट है तो ज़रूर हमारी ब्रांच पर विजिट कीजिए, जिसका पता है रिसाला मंदिर के पास, वर्णी चौराहा, डैम रोड, ललितपुर। और यदि आपको जो है कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी चाहिए हमारे, ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए हो किसी भी कोर्सेज से संबंधित, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7880497104 पर। ये हमारा जो है व्हाट्सएप ++ आपका जो है कॉलिंग नंबर है, इस पर आप जो है डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।